नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो परशुराम जयंती और आखा तीज की सभी को हार्दिक शुभकामना। और आज के दिन अपने बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी 1488 को। तो अपने राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे BSTC, पीटेट और CET से संबंधित। और अपने इसमें सबसे पहले मेवाड़ राज्य का इतिहास शुरू किया था। और मेवाड़ के इतिहास के दौरान हम पिछली क्लास के अंदर, हमारी आज की ये चौथी क्लास है, और पिछली 3 क्लासों के अंदर हमने जो वो राणा लाखा तक पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि रावल रतन सिंह जो थे, इनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और 28 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। साथ में यहाँ पर रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है। यह अपने राजस्थान का क्रमशः दूसरा तथा मेवाड़ का या चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। साथ में हमने यह भी पढ़ा था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का प्रशासक जो अपने पुत्र खिजर खां को बनाया था। और साथ में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक तारीख अलाही के अंदर किया, या खजाइन उल फतूह के अंदर इसका क्या किया था, वर्णन किया था। साथ में पद्मिनी जो है, इसके ऊपर 1540 में मलिक मोहम्मद जैशी ने अवधी भाषा के अंदर पद्मावत ग्रंथ लिखा था। और पद्मावत ग्रंथ के अंदर पद्मिनी की प्रशंसा की गई। हालांकि अपने सूर्यमल मिशन ने पद्मिनी की कहानी को क्या बताया है, असत्य बताया है। जैन श्रुति और राजस्थानी साहित्य में पद्मिनी को कहाँ की राजकुमारी बताया है, तो पद्मिनी को पुग्गल की राजकुमारी बताया है। इधर हमने बात किया था कि जो खिजर खां था, इसने चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो मालदेव मुछला को दिया था। और मालदेव मुछला का पुत्र जिसका नाम था जैसाया बनवीर। और इधर अपने सिसोदा गांव में राहब के बाद में लक्ष्मण सिंह के बाद अरी सिंह, और अरी सिंह के पुत्र हुए थे हमीर सिसोदिया। और हमीर सिसोदिया जो थे, इसने 1326 में निर्बल शासक जैसा या बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और आगे हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जो हमीर सिसोदिया है, इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। साथ में इनको विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ पर सस्ती में विषम घाटी पंचानन यानी कि सिंह के समान बताया गया है। साथ में जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद में इनको वीर राजा कहा गया है। साथ में हमीरदेव चौहान थे, इनके समय में 1336 में सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें हमीरदेव चौहान जो थे, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर हमीरदेव चौहान जो थे, हमीरदेव सिसोदिया, चौहान नहीं सिसोदिया, हमीरदेव सिसोदिया जो थे, इन्होंने खेरवाड़ा को अपना केंद्र बनाया था। और खेरवाड़ा उदयपुर में है। पहाड़ी क्षेत्रों पर आधिपत्य के लिए केलवाड़ा को केंद्र बनाया था। और एकलिंग महात्म्य के अनुसार इन्होंने जिलवाड़ा के एक सरदार को हराया था, जिसका नाम था राघव सेन। और हमने पढ़ा था कि जो हमीर के बाद में राजा बनते हैं, हमीर ने एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनाया था। हमीर के बाद में खेता राजा बनते हैं। और खेता जो थे, इनकी दासी पत्नी का नाम था खातिन, जिसके 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। और खेता 1382 में बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। फिर लाखा राजा बने थे। और लाखा सबसे पहले बूंदी से बदला लेते हैं। और बूंदी से बदला लेने के लिए मिट्टी का तारागढ़ बनाया था। और मिट्टी के तारागढ़ को बचाने के लिए कुंभा हाड़ा अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। राणा लाखा के समय में जावर में चांदी की खान निकली थी। राणा लाखा के पुत्र राजकुमार चुंडा के लिए मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का रिश्ता आया था, लेकिन हंसाबाई की शर्त शादी लाखा जी के साथ में होती है। और इसमें शर्त यह रखी गई थी कि हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान को आगे का मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाए। राजकुमार चुंडा या राजकुमार चूड़ा जो थे, इन्होंने अपने पिता की शादी करवाने के लिए मेवाड़ का त्याग कर दिया था, जिसके कारण इन्हें मेवाड़ का विषम कहा जाता है। साथ में मेवाड़ में जितने भी पत्र है, सिक्के हैं, उन सभी पर हस्ताक्षर राजकुमार चुंडा और उसके वंशज यानी चुंडावतों के होंगे। साथ में उन्हें सलुम्बर का क्षेत्र भी दिया जाता है। इसके अलावा राणा लाखा जो थे, इनके समय में 1387 में पिच्छू या चित्रमल बंजारे ने पिछोला झील बनवाई थी, जिसके यहाँ पर जग मंदिर और जग महल बने हैं। साथ में नटनी का चबूतरा भी यहाँ पर बना है। राणा लाखा के दरबारी जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट थे। अब आगे देखिएगा, राणा लाखा के बाद में जो राजा बनते हैं, जिनका नाम आता है महाराणा मोकल। इस शर्त के मुताबिक जो राजा बने थे, जिनका नाम था महाराणा मोकल। अगले जो राजा बनते हैं, जिनका नाम क्या था, तो महाराणा मोकल था। देखो, महाराणा मोकल जो थे, इनका समय था 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक का समय किसका आता है, महाराणा मोकल का था। 1421 से 1433 ईस्वी तक का समय महाराणा मोकल का है।
सबसे पहले देखो कि महाराणा मोकल जो थे इनका जन्म कब होता है, तो महाराणा मोकल का जन्म लगभग 1409 के अंदर हुआ था। महाराणा मोकल का जन्म कब होता है, 1409 के अंदर महाराणा मोकल का जन्म हुआ था। महाराणा मोकल के पिता का नाम क्या था, तो महाराणा मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा। क्या नाम था, राणा लाखा नाम था। पिता का नाम था राणा लाखा और इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था हंसाबाई। माता का नाम था हंसाबाई। और लाखा जी के जो पुत्र हुए थे, पुत्र का नाम था महाराणा, इस मोकल के पुत्र का नाम था महाराणा कुंभा और मोकल की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था सौभाग्यवती। सौभाग्यवती। और इसी सौभाग्यवती का ही सौभाग्य था कि इसने महाराणा कुंभा को क्या दिया था, जन्म दिया था। सौभाग्यवती का ही एक सौभाग्य है कि इसने महाराणा कुंभा जैसे राजा को क्या दिया था, जन्म दिया था। महाराणा मुगल जो थे ये 1421 में राजा बनते हैं, यानी कि कितने वर्ष की अवस्था में, तो 1421 में राजा बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 वर्ष के क्या बन जाते हैं, 12 वर्ष के राजा बनते हैं। महाराणा मोकल राजा कितने साल की अवस्था में बनते हैं, तो 12 साल की अवस्था में मोकल जी राजा बन गए थे। 12 साल का टाबर जो है वो राज्य को नहीं संभाल सकता, इसलिए इसका कोई संरक्षक बनाना पड़ेगा। और महाराणा मोकल का जो संरक्षक बनाते हैं वो राजकुमार चूड़ा थे। कौन थे, राजकुमार चूड़ा थे या राजकुमार चुंडा थे। महाराणा मोकल के जो संरक्षक थे जिनका नाम था राजकुमार चुंडा। राजकुमार चुंडा। राजकुमार चुंडा जी जो थे ये मोकल जी के क्या बनते हैं, संरक्षक बनते हैं, या राजकुमार चूड़ा जो थे ये क्या बनते हैं, संरक्षक बनते हैं। देखिए होता क्या है कि हंसाबाई इस समय मोकल जी की क्या बनी हुई है, राजमाता। ये क्या है, राजमाता है। और इस राजमाता को शक था किसके ऊपर, राजकुमार चूड़ा पर या राजकुमार चुंडा पर, कि भाई राजकुमार चुंडा जो है ये मेरे पुत्र मोकल को मारकर स्वयं क्या बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। इसके लिए राजमाता हंसाबाई राजकुमार चुंडा को हमेशा शक की निगाहों से देखती थी और चुंडा जी को शक की निगाहों से देखती तो रोज रोज से तंग आकर राजकुमार चुंडा जो थे ये मेवाड़ का त्याग कर देते हैं। और राजकुमार चुंडा मेवाड़ का त्याग करके कहाँ चले जाते हैं, मालवा। और मालवा के अंदर अपने एक राजा हुए थे जिनका नाम था होशंग शाह। क्या नाम था, होशंग शाह। मालवा के एक राजा थे जिनका नाम था होशंग शाह। और राजकुमार चुंडा किसके पास में चले जाते हैं, होशंग शाह के पास में चले जाते हैं। जब राजकुमार चुंडा चले गए तो पीछे से कमी किसकी आ गई, संरक्षक की। अब संरक्षक किसको बनाया जाए, तो राजकुमार चुंडा जो थे ये मालवा चले गए, तो नया संरक्षक जो है वो हंसाबाई ने अपने भाई को बना दिया और भाई का नाम क्या था, रणमल था, रणमल राठौड़। अब जो नया संरक्षक बन गया जिसका नाम क्या है, रणमल राठौड़ नाम। देखो रणमल राठौड़ था और मारवाड़ का राठौड़ है, तो ये मारवाड़ वालों को जानता है या मेवाड़ वालों को, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि भाई ये अगर राठौड़ है तो राठौड़ों को जानता है, सिसोदियों को नहीं जानता। इसलिए रणमल ने संरक्षक बनने के बाद में जो मेवाड़ के ऊंचे ऊंचे पद हुआ करते थे वहां पर किसकी नियुक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर राठौड़ों की नियुक्ति करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब रणमल राठौड़ मेवाड़ के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। तो रणमल के लिए कहावत भी है कि दीवार में आड़ा और घर में साड़ा ठीक नहीं होते। रणमल राठौड़ जब ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करने लगे, जिसके कारण मेवाड़ के जो सामंत थे वो धीरे धीरे मेवाड़ को छोड़कर यहाँ से जाने लगे। जब मेवाड़ के सामंत यहाँ से जाने लगे तो मोकल को भी लगा कि यार मामला गड़बड़ कर रहा है, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। और 1428 में मोकल के समय में एक युद्ध होता है, और 1428 में कौन सा युद्ध था, रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध 1428 में मोकल जी ने राजा बनने के बाद में एक युद्ध किया था जिसका नाम था, मोकल जी ने जो युद्ध किया था जिसका नाम था रामपुरा। जो मोकल और किसके मध्य होता है, तो महाराणा मोकल और जो अपने नागौर के एक राजा थे जिनका नाम था फिरोज खां। नागौर के राजा का नाम था फिरोज खां। नागौर के फिरोज खां और महाराणा मोकल में कौन सा युद्ध होता है, रामपुरा का युद्ध होता है। और इस रामपुरा के युद्ध में मोकल जी की क्या हो जाती है, विजय। और जब रामपुरा के युद्ध में मोकल की विजय होती है तो मोकल के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं और मोकल जी कहते हैं कि मामा अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, अब मैं अकेला जो है वो युद्ध जीत सकता हूँ, अकेला राज्य को संभाल सकता हूँ। लेकिन रणमल कहते हैं कि बेटा अभी भी तू क्या है, टबर है, तो तेरे लिए अभी अकेले रहना ठीक नहीं है। और इसी बीच
जो महाराणा मोकल थे, इन्होंने 1433 में एक अभियान किया था। और 1433 में कौन सा अभियान किया था? जिलवाड़ा। अभियान तो कौन सा था? गुजरात था। और जगह कौन सी थी? जिलवाड़ा की थी। इन्होंने एक अभियान किया था और उस अभियान का नाम था गुजरात अभियान। और 1433 में गुजरात अभियान के दौरान महाराणा मोकल के साथ में कौन कौन थे? तो मोकल के साथ में एक तो थे रणमल, जो मोकल जी के संरक्षक हैं। और रणमल जाएंगे तो रणमल के पुत्र भी जाएंगे, जिसका नाम था राव जोधा। और साथ में इनके साथ में सैनिक थे चाचा मेरा और महप्पा पंवार। चाचा मेरा और महप्पा पंवार ये भी इनके साथ में थे। चाचा मेरा और महप्पा पंवार ये भी किसके साथ में थे? ये भी महाराणा मोकल के साथ में थे। चाचा मेरा और महप्पा पंवार ये भी किसके साथ में थे? महाराणा मोकल के साथ में थे। और जब ये गुजरात अभियान के लिए जा रहे थे, गुजरात के उस समय जो राजा थे जिनका नाम था अहमद शाह, गुजरात के राजा का नाम था अहमद शाह। और इस अहमद शाह के विरुद्ध जब ये अभियान पर जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम था जिलवाड़ा। और जिलवाड़ा नामक स्थान पर एक वृक्ष बना था और उस वृक्ष के नीचे शाही सेना विश्राम कर रही थी। और उसी मौके का फायदा उठाकर चाचा मेरा और महप्पा पंवार ने मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। 1433 में जिलवाड़ा नामक स्थान पर चाचा मेरा और महप्पा पंवार चाचा मेरा और महप्पा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। 1433 में चाचा मेरा और महप्पा पंवार ने मोकल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कौन से स्थान पर? जिलवाड़ा नामक स्थान पर। कहते हैं कि यहाँ पर कुंभा जी भी साथ आए थे। और कुंभा जी तो यहाँ से भागकर अपनी दादी हंसाबाई के पास चले जाते हैं कि दादी, पापा की तो हत्या हो गई है, युद्ध में मारे गए हैं, और अब आप मुझे क्या बना दो? राजा बना दो। तो इसके बाद में राजा तो कौन से बन जाते हैं? कुंभा बन जाते हैं। मोकल जी के बाद में राजा कौन से बन जाते हैं? कुंभा बन जाते हैं। और मोकल जी जो थे, इनके दरबार के अंदर कुछ एक शिल्पी रहा करते थे। और मोकल के दरबार में जो दरबारी शिल्पी थे जिनका नाम था, एक तो थे मन्ना, एक थे फन्ना और एक थे विशल। मन्ना, फन्ना और विशल ये मोकल के दरबार में दरबारी शिल्पी रहा करते थे। इसके अलावा मोकल के दरबारी और भी थे, और अन्य जो दरबारी थे जिनमें एक का नाम तो था विष्णु भट्ट और एक का नाम था योगेश्वर भट्ट। विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट ये दोनों भी किसके दरबारी थे? मोकल के दरबारी थे। मोकल जी के द्वारा कुछ एक निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। और मोकल ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे? तो एक तो जो अपना एकलिंगनाथ मंदिर है, एकलिंगनाथ है मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, या एकलिंगनाथ मंदिर का प्रकोटा बनवाया था। एकलिंगनाथ मंदिर का प्रकोटा किसने बनवाया था? तो एकलिंगनाथ मंदिर का प्रकोटा मोकल जी ने बनवाया था। और साथ में अपना एक मंदिर आता है जिसका नाम आता है त्रिभुवन। और त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा के इसको समिदेश्वर या मोकल मंदिर नाम दिया था। ये भी किसके द्वारा करवाया गया? मोकल जी के द्वारा करवाया गया है। तो महाराणा मोकल जो थे, जिनका जन्म 1409 में हुआ था, पिता का नाम राणा लाखा था, माता का नाम था हंसाबाई जो इनकी राजमाता बनती हैं, पुत्र का नाम था महाराणा कुंभा और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सौभाग्यवती। 12 वर्ष के राजा बने थे। और इनका संरक्षक किसको बनाया था? राजकुमार चुंडा को बनाया था। और राजकुमार चुंडा नाराज होकर मालवा के होसंग शाह के पास जाते हैं तो पीछे से संरक्षक रणमल राठौड़ को बनाया जाता है। रणमल राठौड़ उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करने लगे, जिसके कारण मेवाड़ के सामंत मेवाड़ छोड़कर जाने लगे थे। 1428 में मोकल ने रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को परास्त किया था। 1433 में गुजरात अभियान के दौरान जिलवाड़ा नामक स्थान पर 1433 में चाचा मेरा और महप्पा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। मोकल के शिल्पी मन्ना, फना और विशल है, और मोकल के दरबारी विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट है। निर्माण कार्य में एकलिंगनाथ मंदिर का प्रकोटा बनवाया था और त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवा के नाम क्या दिया था? समिदेश्वर मंदिर नाम दिया था। आप यहाँ तक इसका फोटो खींच लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और अगला जो अपना राजा आता है जिसका नाम आता है महाराणा कुंभा। मिटा दूं इसको? हाँ जी बिल्कुल।
अगला जो अपना राजा आता है जिसका नाम आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की बात करेंगे हम। महाराणा कुंभा अपने मेवाड़ के इतिहास में या राजस्थान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी हस्ती है महाराणा कुंभा, जिनका समय आता है 1433 से लेकर 1468 तक। 1433 से 1468 ईस्वी तक का समय महाराणा कुंभा का आता है। महाराणा कुंभा की अगर कुछ बेसिक बातें करें तो महाराणा कुंभा के जन्म को लेकर जो है वो इतिहास में आज तक संशय है। कोई इतिहासकार समय सही नहीं बताते, कोई 1405 बताते हैं तो कोई 1417 बताते हैं और कोई 1423 बताते हैं। भाई 1405 में तो मोकल का जन्म हो ही नहीं सकता, इससे कुंभा का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1405 में तो मोकल जी का भी जन्म नहीं हुआ था। मोकल का जन्म भी 1409 में हुआ था, तो बाप के जन्म से 4 साल पहले तो कुंभा का जन्म नहीं हो सकता। तो मतलब ये तो गलत है। 1417 में देखे तो भी अगर 17 में हुए थे तो फिर इसका मतलब मोकल जी 8 साल के थे। भाई साइंस नाम की भी तो कोई चीज होती है, कोई 8 साल का बाप थोड़ी बन सकता। 1417 वाला नहीं तो फिर 1423 वाला जो है वो कुल मिला के सही हम मान सकते हैं। तो इसमें एक संशय है। महाराणा कुंभा जिनके पिता का नाम मोकल था, महाराणा कुंभा के पिता का नाम महाराणा मोकल था और इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती। माता का नाम था सौभाग्यवती। महाराणा कुंभा की माता का नाम था सौभाग्यवती और महाराणा कुंभा के जो पुत्र थे जिनका नाम था, एक तो उदा जिसको हम उदय सिंह फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं और एक का नाम था रायमल। और कुंभा जी की जो बहन थी जिसका नाम था लाला मेवाड़ी, या हम इसको यूं कहें लालबाई, लाला मेवाड़ी या लालबाई। और कहते हैं कि लाला मेवाड़ी का विवाह किसके साथ में हुआ था, तो लाला मेवाड़ी का विवाह हुआ था अचलदास खिंची के साथ में। अचलदास खिंची के साथ। गागरोन के एक राजा थे, खिंची राजपूत थे अचलदास खिंची जी, जिनके साथ में लाला मेवाड़ी का विवाह होता है। और लाला मेवाड़ी का विवाह बड़े ही विचित्र तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस दिन शादी हुई थी उस दिन लाला ने अचलदास खिंची को कहा कि महाराज आपकी फर्स्ट और लास्ट शादी मेरे से हो चुकी है, अब आप किसी दूसरी शादी का सपना मत देखना। और अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी को कहते हैं कि मैं तेरे बाद में किसी दूसरी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। और शादी में फेरों में वचन भी कुछ ऐसे ही होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि शादी का 7वां वचन क्या होता है कि 7वें वचन के अंदर जो है वो पंडित कहते हैं कि वधू वर से सबसे विचित्र चीज मांगने जा रही है, कि अगर आपके सामने इंद्र की परी भी आ जाए तब भी आप उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे। अगर ये बात आपको मंजूर है तो वधू आपके बाएं बाग में आने के लिए तैयार है, स्वाहा। और इस वचन का बखूबी अगर फायदा किसी ने उठाया था तो वो लाला मेवाड़ी थी। और लाला मेवाड़ी ने कहा कि महाराज आज के बाद आप किसी दूसरी शादी का सपना मत देखना। अचलदास खिंची ने कहा ठीक है, नहीं देखेंगे भाई। अब अचलदास खिंची की लाला के साथ शादी हो गई। भाई 1-2 साल हुए, तब तक तो मामला ठीक ठाक था। और थोड़े दिन के बाद में अचलदास खिंची के सामंत वगैरह आने लगे और सेठ साहूकार जो है वो दरबार में आते और वो अचलदास खिंची को कहते कि क्या महाराज आपने सिर्फ एक शादी की है, आपसे तो अच्छा मेरा मंत्री है उसने भी 3 शादियां कर रखी और आपने सिर्फ एक। अचलदास खिंची बेचारा शाम को लाला के पास जाए और लाला को कहे कि लाला प्लीज 1 मोर, कि लाला एक ब्याह और कर ले। लाला क्या बम्पण बाढ़ दियो, दूसरा ब्याह को जिक्र ही करो। तो फिर बेचारा वापस अपने काम धंधे में लग जाए, फिर कोई और आके कह दे कि महाराज सिर्फ एक शादी। फिर अचलदास फिर जाए लाला के पास कि लाला प्लीज मैं तेरी काड़ी का एक और कर ले। लाला क्या बम्पण बाढ़ दूंगा, गोड्डा तोड़ दूंगा अगर जिक्र भी करो तो। अचलदास खिंची भी बेचारा तंग आ गया था। तभी कहते हैं कि एक दिन बीकानेर से कोई एक लड़की और एक लड़का बेहद ही अच्छे डांसर थे, वो अच्छे संगीतकार थे, और वो अचलदास खिंची के दरबार में आते हैं और वो आकर अचलदास खिंची के दरबार में अपना नाच गाना दिखाते हैं। अचलदास खिंची बड़े प्रभावित होते हैं और अचलदास खिंची उस बीकानेर वाली लड़की को कहते हैं कि मैंने बीकानेर की लड़कियों के बारे में बड़ा सुना था कि तुम में कला बहुत होती है, और आज वास्तव में देख लिया
रूह खुश हो गई मेरी तो कि तुम में इतनी सारी कला है। तो वो लड़की बोला थी और उस बीकानेर वाली लड़की ने कहा कि महाराज, अगर बीकानेर वाली लड़कियां आपको इतनी अच्छी लगती है तो आप किसी बीकानेर की लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते। अब अचलदास खिंची बेचारा उसको तो क्या कहे, मन ही मन सोचे कि जी तो मेरो ही घणो ही करे, पर गरीबा डाकण तैयार है, जिक्र ही कौन करने दे, नाम ही को लेने दे। उस लड़की को अचलदास खिंची कहते कि तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़की हो तो तुम रिश्ता करवा दो। उस लड़की ने कहा, महाराज हमारे बीकानेर में एक उमादे नाम की लड़की है और आप कहो तो मैं उसके साथ आपका रिश्ता करवा दूं। अचलदास का तुम तो रिश्ते की बात करो, बाकी मामला मैं अपने आप ही सलटा लूंगा। उसको रिश्ते की बात करने भेजा और स्वयं लाला के पास गया और जाकर लाला के पांव दबाए कि लाला तुम्हारे पांव दर्द करने लग गए, लो मैं तुम्हारे पांव दबा देता हूँ। लाला कह रहे, डाकी आज इतना प्यार कैसे आ रहा है, बात क्या है। अचलदास खिंची कहता है कि अगर आज तुमने हाँ नहीं की तो मैं तुम्हारे पांव नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझे एक शादी और करने देना ही होगा। लाला मेवाड़ी बेचारी कहती है कि चलो तुम इतना ही जिद करते हो तो एक शादी और कर लो, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि शादी करने के बाद में तुम उस लड़की को दूसरे महलों में रखोगे और कभी भी उन महलों में नहीं जाओगे। अचलदास खिंची क्या, कोई बात नहीं, कुंवारपणो तो उतरे, मैं कौन जाऊं बीकन, कानी कौन देखो बीकन, बस तुम ब्याह कर लेना। अचलदास खिंची गागरोन से बरात लेकर बीकानेर की तरफ रवाना होते हैं। अब गागरोन और बीकानेर का काफी डिफरेंस रह जाता है। अब उस टाइम कोई फॉर्च्यूनर तो हुआ नहीं करती थी, हाथी घोड़े ऊंट उनके ऊपर बरात जाए, और बरात धीरे धीरे जाए तो कम से कम 10-15 दिन तो आराम से लग जाए। और जैसे ही वो बीकानेर पहुंचे, अचलदास खिंची की शादी होती है उस उमादे के साथ में। और जब अचलदास खिंची की शादी हुई, अचलदास खिंची ने पहली बार उस उमादे को देखा तो अचलदास खिंची कहते हैं कि बेहद ही खूबसूरत, कि मैंने आपकी खूबसूरती की बड़ी प्रशंसा सुनी थी और आज वास्तव में देखा है आप तो बहुत खूबसूरत हो, आप तो आलिया भट्ट को ही फेल करते। लेकिन टेंशन ये कि घर जाऊंगा तो घर जाते इसको दूसरे महलों में रखना पड़ेगा और मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, करें क्या। अचलदास खिंची कहता है कि अठू जाऊंगा तो भी जानो पड़सी ना, आपा जावा ही कोनी अठी रेशा। अचलदास खिंची ने अपने कोई साले वगैरह थे उनको कह दिया कि भाई मेरा डेरा यहीं लगा दो, यार घड़ी कौन जा, अब थारो भाई जोगेंद्र थारा सगे रहो। अब ससुराल में कोई रोक टोक भी नहीं होती, बंदा आराम से ऐश की जिंदगी जिए, बिल्कुल चिल्ल मारे, शाम को छांटे की व्यवस्था भी हो जाए। ऐसे करते करते अचलदास खिंची को बीकानेर रहते हुए 6 महीने हो गए। लाला मेवाड़ी को लगा रे डाकी पाछो को नहीं है, बात की है रे खटे गयो, खड़े मरमर आ गयो, के भी मरमर आ गयो तो सती तो वहां भी गला रहे। अचलदास खिंची को लाला मेवाड़ी पत्र भेजे कि भाई महाराज आप वापस आए नहीं। और अचलदास ने गागरोन बीकानेर वालों को कह रखा था कि अगर गागरोन से किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र आता है तो उस पत्र को मेरे तक पहुंचने मत देना, पहले ही आप सलटा देना। अब गागरोन से बहुत सारे पत्र आए, अचलदास खिंची तक तो पत्र पहुंचे नहीं, पहले ही पत्र को फाड़ फूड़ के फेंक दिया जाए। अचलदास खिंची इधर लाला मेवाड़ी बिल के अचलदास खिंची के वियोग में, ऐसे करते करते 1 साल हो गया। अब लाला को लगा कि मुझे पंडित को भेजकर चेक करना चाहिए कि भाई बंदा गया कहाँ। और लाला एक पंडित को बुलाती है और कहती है कि पंडित जी आप जाओ और आप जाके पता करके आओ महाराज का कि महाराज ठीक तो है क्या, उनको हुआ तो नहीं कुछ। पंडित जी गागरोन से बीकानेर जाते हैं और जब पंडित जी बीकानेर गए तो बंदा आराम से ऐश की जिंदगी वहां पर जीता था। और पंडित अचलदास खिंची को कहते हैं कि महाराज आपको शर्म नहीं आती, आदमी शास्त्र में इतना दिन बैठे फूटरो थोड़ी लगे, चलो पछा चलो। अचलदास खिंची पंडित को कहते हुए, पंडित जी अब आपसे तो क्या ही छुपाया जाए, घर जाते ही मुझे उस डाकण के पास रहना पड़ेगा, इसको दूसरे महलों में रखना पड़ेगा और इसके पास कभी जाना भी नहीं, ये शर्तें उसने रखी है। अचलदास खिंची को वो पंडित कहता है भी बहुत हर घर गो मेटर है, अब पाठू चलना और रास्ते में रुकता रुकता जाऊंगा। और जैसे वो यहाँ से रवाना हुए और 10-1 किलोमीटर चले, फिर के बस भाई अब नहीं चला जाएगा, अब यहीं विश्राम करेंगे। फिर थोड़ा और चले, फिर के बस अब नहीं चला जाएगा, यहीं आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। ऐसे करते करते 1 साल और लगा दिया। लेकिन गागरोन तो आगे सरकने से रहा, जैसे तैसे उस महल में पहुंचे और शर्त के मुताबिक उमादे को दूसरे महलों में रखा और स्वयं किसके पास गया, लाला के पास। इस दिन के बाद में 7 साल हो गए थे और अचलदास खिंची दोबारा किसके पास में नहीं गए थे, उस उमादे के पास में नहीं गए थे। ताज्जुब की बात तो मुझे ये लगती है कि इतने दिन बंदा वहां रह गया और वापस अपना लिया लाला ने। लाला को तो कम से कम ये कहना चाहिए था कि इसने लूटा उसने लूटा,
किसने लूटा नहीं, कुत्ते का जूठा खा सकता पर जिस्म का जूठा नहीं। और ये तो वापस आश्वासन दे रही है इसको। 7 साल हो गए, वापस कभी उस लड़की के पास नहीं गया, और बीकानेर वाली वही लड़की जिसने रिश्ता करवाया था वो एक बार दोबारा आई, और वो लड़की आकर उमादे को कहती है कि कितना अच्छा रिश्ता करवाया, महलों में राज कर रही। उमादे का ईश्वर राज है, अभी बरतार का दर्शन करें, 7 साल हो गए, मुड़ गया गुन सिर। कैसे कि उसने लाला के साथ कोई शर्त रखी थी, और शर्त के मुताबिक मुझे दूसरे महलों में रखा जा रहा। तभी वो लड़की कहती है बीकानेर वाली कि अगर मैं अचलदास खिंची के साथ में रिश्ता करवा सकती हूँ तो अचलदास खिंची को भी ला सकती हूँ। और उस लड़की ने एक पत्र निकाला, और उस पत्र में लिखा कि जैसा हार उमादे के पास में है वैसा हार दुनिया में किसी दूसरी महिला के पास में नहीं है। और लाला मेवाड़ी महाराणा कुंभा की बहन, और लाला कहे कि कुंभा की बहन मैं, और सबसे अच्छा हार उसके पास, मुझे डिजाइन दिखाओ, रातों रात ऐसा का ऐसा हार मंगवा दो। उस बीकानेर वाली लड़की ने कहा ऐसे डिजाइन थोड़ी मिलता है, बोले तो 24 घंटे के लिए अचलदास खिंची और बदले में हार का डिजाइन। उसने कहा डन, ले जाओ। और उस दिन लाला खुद अचलदास को कहती है कि महाराज वो भी तो आपकी पत्नी है, आप तो कभी मिलने ही नहीं गए, आपको जाना चाहिए, गेर वोर फलान ढिकड़। अचलदास कह रहा आज बात की है, ये खुद मुझे जाने के लिए बोल रही है। अचलदास खिंची वहां जाते हैं और 24 घंटे वहां रखते हैं, और बदले में 24 घंटे के लिए लाला को हार मिलता है। और जैसे 24 घंटे पूरे हुए तो लाला ने अपनी दासियों को भेजा कि तुम जाओ और अचलदास खिंची को वहां से वापस लेकर आओ। और जैसे ही वो अचलदास खिंची को वहां से वापस लेने जाते हैं तो बाहर वो बीकानेर वाली लड़की बैठी थी। अंदर से अचलदास खिंची बाहर आए और इधर से वो दासी आई, और उस बीकानेर वाली लड़की ने कहा कि पोहर हुई पगड़ो भयो, बिछड़न की है बात, ओ ले सकी थारो बालमो इन दे मरोहार। अचलदास ने क्या कहा कि महाराज पोहर हुई यानी सुबह हो गई, पगड़ो भयो 24 घंटे पूरे हो गए हैं, बिछड़न की है बात की अब आप दोनों को अलग होना है। ओ ले सकी थारो बालमो इन दे मरोहार की महाराज गागरोन के राजा अचलदास खिंची की कीमत ये हार है, इस हार के बदले आपको गिरवी रखा था। अचलदास के बस 2 ही मिनट को टाइम दो, अब भी है। और अचलदास भागा भागा लाला के पास जाता है और कहता है ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, आज हूं तू तेरे और मैं मेरा। और इस प्रकार से लाला ने किसको खो दिया था, अचलदास खिंची को। और अचलदास खिंची ताउम्र किसके पास में रहे थे, लाला के पास, इस उमादे के पास में रहे थे। इसके अलावा महाराणा कुंभा जो है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है। महाराणा कुंभा इतने बड़े राजा है तो महाराणा कुंभा की जानकारी के हमारे कई सारे स्रोत हमारे सामने आते हैं। जैसे एक स्रोत आता है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। और जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल थी जिसका नाम था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है। जयदेव का एक ग्रंथ था जिसका नाम था गीत गोविंद, जयदेव के उस ग्रंथ का नाम था गीत गोविंद। और गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया के नाम से क्या लिखी थी, टीका लिखी थी। और ये रसिक प्रिया टीका किसने लिखी थी, महाराणा कुंभा ने। तो इससे भी कुंभा की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और एक कवि आते हैं जिनका नाम आता है कवि राजा श्यामलदास, कवि राजा श्यामलदास, कवि राजा श्यामलदास। और श्यामलदास की एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है वीर विनोद, वीर विनोद। और इस वीर विनोद पुस्तक में कहा गया है कि राजस्थान में 84 गिरि दुर्ग हैं जिनमें से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया। तो इससे भी कुंभा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी थी, महेश भट्ट ने लिखी थी, महेश भट्ट ने लिखी थी। कौन सी प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इससे भी किसकी जानकारी मिलती है, महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य। और ये एकलिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया है, कान्हा व्यास के द्वारा। और इस एकलिंग महात्म्य के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। और इसका जो प्रथम भाग है जिसका नाम है राजवर्णन, प्रथम भाग का नाम क्या आता है, राजवर्णन आता है। और राजवर्णन सब किसके द्वारा लिखा गया, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। तो महाराणा कुंभा की कुछ बेसिक जानकारियों में जन्म 1405, 17 और 23 माना जाता है।
पिता मोकल थे, माता सौभाग्यवती और पुत्र उदा और रायमल थे। बहन लाला मेवाड़ी थी। विवाह अचलदास खिंची के साथ हुआ था। जानकारी विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। गीत गोविंद के ऊपर महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी जिसका नाम था रसिक प्रिया, इससे भी जानकारी मिलती है। कवि राजा श्यामल दास जिसने वीर विनोद के नाम से पुस्तक लिखी, इससे भी जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जिसके रचयिता महेश भट्ट थे, इससे भी जानकारी मिलती है। और एकलिंग महात्म्य जिसके रचयिता कान्हा व्यास थे, जिसके 5 भाग और प्रथम भाग का नाम राजवर्णन जो कुंभा ने लिखा था, इससे भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में आगे बात करते हैं महाराणा कुंभा की। और महाराणा कुंभा जो है, इनकी सबसे ज्यादा 108 उपाधियां हैं। और पहले हम महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा की उपाधि, और महाराणा कुंभा जो थे, इनकी कुल मिला के 108 उपाधियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक आती है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। एक इनकी उपाधि आती है तोडरमल या टोडरमल। एक आती है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। एक आती है हाल गुरु, हाल गुरु। सेल गुरु, राजगुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अश्वपति, नरपति, दान गुरु, राय रायण, राय रायण, राणो रासो, राणो रासो, राणो राय, राणो राय, नंद नंदीश्वर, नंद नंदीश्वर, प्रज्ञा पालक, महाराणा महाराजा धीराज जैसी इनकी कुल मिलाकर 108 उपाधियां हैं। उसके बाद में महाराणा कुंभा राजा बनने के बाद सबसे पहले अपने पिता की मौत का बदला लेंगे, और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और किस प्रकार से इन्होंने मौत का बदला लिया था, ये देखने के लिए देखिएगा अब अगला एपिसोड। धन्यवाद।